Hello everyone, this is Manvi Garg and I am back with another video. In this video, I am going to revise NDS 40, which is investment property. So let's start our video. Concept number 1. Investment property refer to land, building or both which is either held for rental or the appreciation purpose. हमने कोई भी land या फिर building acquire कर ली जिससे हम प्लान कर रहे हैं दैट वी विल अर्न अ रेंटल इनकम आउट ऑफ इट. तो अगर रेंटल इनकम अर्न करने के लिए या फिर किसी भी एप्रिसिएशन वर्क के लिए अगर हमने प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रखा है तो वो इंडिया 40 के अंदर कवर होगा. ऑल्दो अर्निंग रेंटल इज नॉट मैंडेटरी बट इंटेंशन टू अर्न द रेंटल इज मैंडेटरी. अगर हमने सोच भी रखा है कि हम उससे रेंटल इनकम अर्न करेंगे दैन दैट इज इनफ टू रिकोगनाइज अ प्रॉपर्टी इन टू द इंडियाज 40. दैट इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर वो रिकोगनाइज हो जाएगी. लेकिन अगर हमने ये प्लान ही नहीं किया कि हम उससे इन्वेस्टमेंट रेंटल के लिए यूज करेंगे या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज करेंगे, मतलब हमने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया लेकिन अभी जो पर्पस है वो अनसर्टेन है, तब भी द प्रॉपर्टी कैन बी रिकोगनाइज इनटू द इंडियाज 40. Moving toward concept number 2, land and building covered under other Indias. Land and building other Indias के हिसाब से भी covered होता है. So let's see what are those Indias. India 16 PP, that is plant, property and equipment. अगर हमारे पास कोई भी प्लांट है, प्रॉपर्टी है या फिर किसी भी टाइप का इक्विपमेंट है जो कि हमारे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया 16 के अकॉर्डिंग होगा. सेकेंड इंडियाज इज इंडियाज 2 इन्वेंट्री. दैट इज हमारा बिजनेस ही है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग को डेवलप करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस. अगर सेल करने के लिए हमने उसे डेवलप किया है तो वो इंडियाज 2 दैट इज इंडियाज 2 इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग डील होगा. इंडियाज 115 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर. अगर लैंड या फिर बिल्डिंग ऑन डेवलप हो रही है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहाफ पे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि दूसरों के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं तो वो इंडिया 115 के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. कोई भी हमारे पास एसेट था नॉन करेंट एसेट जो कि पहले हमारे बिजनेस में यूज होता था बट अब उसका यूज नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया है या फिर कोई भी पर्पज से इफ इट इज हेल्ड फॉर सेलिंग पर्पज तो अगेन इट विल बी ट्रीट according to the India's 105. Now moving toward concept number 3, that is India's 116. India's 116 deal about the lease part. लेकिन यहाँ पे हम लीज रेंटल के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले बट जैसे प्रॉपर्टी रिकग्नाइज होगी हम उसके बारे में बात करेंगे. ऑपरेटिंग लीज का तो मोटिव ये रहता है कि हम उससे रेंटल इनकम जनरेट करें. तो अगर हमारा मोटिव ये है कि हम उससे रेंटल इनकम जनरेट करने वाले हैं या फिर लीज रेंटल जनरेट करने वाले हैं तो ऑपरेटिंग लीज के केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया 40 के अकॉर्डिंग डील हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ लेसर. बिकॉज ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, जस्ट एक राइट टू यूज असेट ट्रांसफर होता है लेसी के पास, जिस वजह से लेसी क्या पे करता है, लेसर को एक लीज रेंटल पे करता रहता है. सो ऑपरेटिंग लीज इंडियाज 40 विल बी लिवाइड इन द बुक्स ऑफ लेसर. ऑपरेटिंग लीज के केस में तो इंडियाज 40 किसके बुक्स में लिवाई हो जाएगा, जिसके पास ओनरशिप ऑफ द असेट है और ओनरशिप लेसर के पास रहेगी, इसलिए उसके बुक्स में हम इंडियाज 40 के हिसाब से प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट देखेंगे. नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल लीज. इंडियाज 40 डिपेंड अपॉन केस टू केस, क्योंकि इन फाइनेंशियल लीज के केस में क्या होता है कि लेसी हैज अ ऑप्शन टू बाय द असेट. अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया टू बाय द असेट, इन सच अ केस ही और शी विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो अगर जब उसके वो एक्चुअल में ओनर बनता है दैट डिपेंड अपॉन द केस कि फिर वो उस प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है. अगर सबलेट किया तो अगेन इंडियाज 40 विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ फाइनेंशियल लेसी एंड अगर वो खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है तो इंडिया 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट होगा. सो फाइनेंशियल लीज इंडियाज 40 विल बी अप्लाइड इन केस लेसी लेट आउट द प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टी. इन केस यूज इन ओन बिजनेस अप्लाई इंडिया 16. मिक्स केसेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिल्डिंग है विच इज द 2-story बिल्डिंग, ए एंड बी अदर टू डिपार्टमेंट ऑफ इट. अब मैंने ए पार्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज किया, जो बी पार्ट है उसे लेट आउट कर दिया. अगर मैं उसे सेपरेटली सेल आउट कर सकती हूँ तो
जो लेट आउट पोर्शन है वो इंडियाज 40 के हिसाब से डील होगा, लेकिन जो मेरे बिजनेस में यूज आने वाला पोर्शन है वो इंडियाज 16 के हिसाब से डील हो जाएगा. बट इन केस आई फेल टू सेपरेट दोज प्रॉपर्टी, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक से ही ट्रीट होगी एंड इंडियाज 16 विल बी अप्लाई ऑन total property. Mixed cases, that is if land and building can be sold separately, treat let out इंडियाज 40 के हिसाब से, और जो बिजनेस में यूज हो रहा है वो इंडियाज 16 के हिसाब से डील हो जाएगा. लेकिन अगर हम उसे सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते हैं तो हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को एज वन ही ट्रीट करेंगे एंड इंडिया 16 अप्लाई कर देंगे. नाउ आफ्टर दिस रिकग्निशन की मतलब हम कैसे कौन सी प्रॉपर्टी को किस हेड में रिकॉग्नाइज करेंगे, किस इंडियाज के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे. मूविंग टुवर्ड इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. 3 केसेस होते हैं ऑपरेटिंग लीज के केस में. सो बाय पेमेंट इन लमसम, हमने टोटल अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी को एक्वायर किया. तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे टिल द प्रॉपर्टी इज गेट रेडी फॉर द यूज ऑफ रेंटल पर्पस, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में एड अप हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वुड कंप्राइज ऑफ परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी अगर कोई पे करी है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस या फिर एनी अदर अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज incurred to make the property ready for rental purpose, वो भी cost of property में हमारा include हो जाएगा. But we have to ignore the ceremony expenses, day-to-day losses या फिर promotional expenses. These will be written off in the P&L account. Ceremony expenses like हमारी investment property develop हो गई, अब हमने inauguration expense किया है, उसकी ceremony inauguration expenses incurred हुआ है, या फिर कोई भी promotional expenses incurred कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ देते हैं दैट दिस प्रॉपर्टी इज हेल्प फॉर द रेंटल पर्पस, तो उस टाइप का प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी हमारा रिटर्न ऑफ हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में. या फिर कोई डे टू डे लॉसेस हो रहे हैं, डे टू डे लॉसेस इन द सेंस दैट प्रॉपर्टी हमने बिल्टअप कर ली रेंटल पर्पस के लिए, अब उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस जा रहा है. तो अगर मेंटेनेंस एक्सपेंस जा रहा है इस केस में डे टू डे लॉस अकर्ड होगा एंड दिस विल ऑल्सो बी रिटन ऑफ इन द P&L अकाउंट इंस्टेड ऑफ एडिंग बैक इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी. इफ एक्वायर्ड बाय डिफर्ड पेमेंट, आज पेमेंट नहीं किया बट पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर, सो दिस पेमेंट इज रेफर्ड एज डिफर्ड पेमेंट. उस केस में क्या होगा, वी ऑल नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो मनी की वैल्यू आ जाए सेम वैल्यू इन फ्यूचर नहीं होगी, बिकॉज मनी की वैल्यू डिक्लाइन होती रहती है, डिप्रिसिएट होती रहती है ओवर द ईयर. तो इसलिए अगर हमने सपोज करो 10 लाख की हम प्रॉपर्टी लेके आए जिसमें से 2 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, बचे 8 लाख. 8 लाख को हमें डेफर करके पे करना है इन 8 ईयर्स. तो जो 8 ईयर्स में हमारा जितना भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर इन्वॉल्व होगा हम उसे कंसीडर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. तो उस केस में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया ही रहता है क्वेश्चन में, वो अप्लाई करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने कंप्यूट करी बाय अप्लाइंग द टाइम वैल्यू फैक्टर, उसके बीच का डिफरेंस हम इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज कर लेंगे. नाउ एक्विजिशन बाय एक्सचेंज ऑफ असेट, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी, हम उसको रिप्लेस करके दूसरी प्रॉपर्टी ले आए, तो जो भी एक्सचेंज करके प्रॉपर्टी डील होगी इट कैन बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट इज जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू प्रॉपर्टी वो कैश अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एंड डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड फेयर वैल्यू मतलब ओल्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू एंड उसी का ही हम WDV देखेंगे, इट विल बी रिकॉग्नाइज इन द P&L अकाउंट. नाउ इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर फाइनेंशियल लीज, उसमें भी लीज रेंटल जनरेट होते हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट जस्ट एज वी हैव सीन इन द अबव पार्ट दैट इज डिफर्ड पेमेंट के केस में उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑल्सो वी विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड जो भी उसका एक्चुअल रेट होगी, एक्चुअल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी होगी एंड जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करके लगाई है उसके बीच का डिफरेंस अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज हो जाएगा. नाउ सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन,
टिल हियर वी हैव टॉक अबाउट द इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि मतलब अगर हम सबसे पहले लेके आ रहे प्रॉपर्टी को तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. मूविंग टूवर्ड्स द सब्सिक्वेंट रिकग्निशन. फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉपर्टी में कोई भी रिप्लेसमेंट वर्क या फिर रिपेयरमेंट वर्क करवाया है, तो इन सच अ केस वी विल टेक द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उसमें से जितना भी रिप्लेस पोर्शन है उसे हम रिड्यूस कर देंगे और जो न्यू रिप्लेस पोर्शन ऐड ऑन हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी में उसे हम ऐड कर देंगे. सो इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इफ इम्पेयरमेंट वर्क इज डन देन कैरिंग अमाउंट लेस existing replace portion plus new replace portion. Moving toward concept number 7, that is measurement of investment property. Always follow the cost model फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर बैलेंस शीट पर्पज. मतलब हम उसे डेप्रिसिएट करते जाएंगे, बाकी डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद में जो भी कैरिंग वैल्यू आएगी वो हमारा बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज हो जाएगा. व्हाट इन केस द फेयर वैल्यू बिकम लोअर देन द बुक वैल्यू. अगर मार्केट वैल्यू हमारी लोअर होती है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू, देन दिस इज टर्म एज अ इम्पेयरमेंट लॉस. ऑलवेज रिमेंबर कि जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो हमारा कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है. तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस निकल के आ रहा है तो हम उससे कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस करके बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं. बट इन केस अगर मार्केट वैल्यू इज हायर देन द बुक वैल्यू, तो सिंस वी फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट while मेकिंग अकाउंट, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द गेन ऑन रीवैल्यूएशन. तो जो गेन ऑन रीवैल्यूएशन है इट कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड इनटू द नोट्स टू अकाउंट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इनटू द बैलेंस शीट पार्ट. Transfer. For example, earlier we were using the property for earning rental, लेकिन अब वो रेंटल के लिए यूज ना होके बल्कि कहाँ पे आ रही है, हमारे बिजनेस में यूज हो रही है. सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड. मतलब पहले वो इंडिया 40 के हिसाब से ट्रीट होती थी, अब इंडिया 16 के हिसाब से ट्रीट होगी, या फिर कोई अदर केस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया 40 के हिसाब से पहले डील होती थी, अब हम उसे अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं और ऐसा इन्वेंट्री ट्रीट कर रहे हैं. तो इंडिया 40 से वो इंडिया 2 में भी आ सकता है, वाइस वर्सा केस भी हो सकता है. सो जो भी ट्रांसफर होगा इट विल बी made only at the carrying amount of the property without any change. जो भी चेंज होगा हम रिस्पेक्टिव हेड में उसे ले जाएंगे एंड उसके बाद में उस चेंज को कंसीडर करेंगे. Moving toward our last concept, which is disposal of investment property. बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकता है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हमने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया किसी दूसरे को, तो जो भी डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री उस केस में रिकॉग्नाइज होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली वो उसकी WDB से रिकॉग्नाइज होगा. जो भी डिफरेंस हुआ वो हमारा PNL अकाउंट में पोस्ट डाउन हो जाएगा. डिस्पोजल फॉर फाइनेंस लीज, अगर फाइनेंस लीज से हो रहा है तो भी इस केस में सेम ही ट्रीटमेंट होगा एज डन इन द अबव पार्ट. इफ डिस्पोजल मेड ऑन डिफर्ड कलेक्शन बेसिस, अगर डिफर्ड कलेक्शन बेसिस है तो हमें सेलिंग प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा. अगेन क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा. एंड जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल प्राइस एंड द सेल प्राइस, वो हमारी इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगा. एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल प्राइस एंड द WDB ऑफ असेट, वो हमारा PNL में रिकॉग्नाइज हो जाएगा. सो दैट्स इट. This was our revision of Ind AS 40 investment property. Hope so you like it. If you like, let me know into the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. See you in the next video.